हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोशन 2.0। जैसा कि आप आज बोर्ड पे लिखा देख रहे होंगे कि क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी, स्पेशल तौर पर एनसीईआरटी बुक्स को हम अब पढ़ेंगे। ये हमारी पहली क्लास होगी, क्लास नंबर 1, और पहला चैप्टर होगा हमारा समुच्चय सिद्धांत, या जिसे केवल समुच्चय कहेंगे, और इसे हम अंग्रेजी में सेट थियरी या सेट्स कहते हैं। तो जो हमारी यह बुक्स होगी एनसीईआरटी की बुक्स, इसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके साथ ही हम पूरी तरह से तो एनसीईआरटी पर डिपेंड होंगे। पूरी किताब हमारी एनसीईआरटी पर फोकस होगी, लेकिन इसके साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस जैसे आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, और जो यूपी बोर्ड की एक बुक है हरस स्वरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा, उनके नाम से जो लेखक हैं उनके नाम से जो किताब छपती है, उस किताब के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। लेकिन जो हमारी यह क्लास होगी कक्षा 11 की, जो गणित होगी, वो एनसीईआरटी बेस्ड होगी। हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस करेंगे, फैक्ट्स लिखेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम अलग से दूसरी किताबों से करेंगे। जैसा कि किताब मैं आपको किताब दिखाता हूँ। ये एनसीईआरटी इंग्लिश में भी है, और उसके बाद आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th, और उसके बाद आर.डी. शर्मा की 2 बुक्स आती हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। तो इन्हीं किताबों की हम मदद लेंगे और उसके बाद इन्हें हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा पूरा फोकस एनसीईआरटी पर होगा। तो साथ साथ में हम इनके फैक्ट्स, इनके क्वेश्चंस भी नोट करेंगे। लेकिन जो हमारी बुक्स होगी वो मेन रेफरेंस में हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। इससे एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए हम इन बुक्स का यूज़ करेंगे, जहां पर आवश्यकता होगी उन्हें हम पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। पहले हम कुछ पहले चैप्टर्स के बारे में कुछ देखेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा समुच्चय सिद्धांत, या जिसे हम केवल समुच्चय कहते हैं, सेट थियरी या सेट। तो सबसे पहले इसमें हम नोट करेंगे कि जो समुच्चय सिद्धांत का विकास हुआ, मतलब जो समुच्चय सिद्धांत जहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका श्रेय किसे जाता है। तो समुच्चय सिद्धांत मीन्स सेट थियरी के विकास का श्रेय जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर, जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर को जाता है। तो इसका श्रेय जो है, समुच्चय सिद्धांत के विकास का श्रेय जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर को जाता है या दिया जाता है। तो मुख्य रूप से जब समुच्चय सिद्धांत की शुरुआत हुई थी, इस चैप्टर्स की जो मुख्य रूप से शुरुआत, सबसे पहले इसे जॉर्ज कैंटर, जो जर्मनी के एक गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने इसे सबसे पहले सामने लाया। तो उस समय वे त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे थे, ट्राइगोनोमेट्री का अध्ययन कर रहे थे, और उसी ट्राइगोनोमेट्री के अध्ययन में उन्होंने सबसे पहले इस समुच्चय सिद्धांत की खोज की थी। तो इन्हें समुच्चय सिद्धांत की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि समुच्चय कहते किसे हैं। तो अगली डिफिनीशन हमारी होगी समुच्चय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समुच्चय होते क्या हैं। तो समुच्चय किसी भी वस्तुओं के परिभाषित समूह को, जो डिफाइंड ग्रुप होते हैं,
वो समुच्चय कहलाते हैं। किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु हो, जैसे हम संख्या लें कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये कहाँ से शुरू होंगी? 1 से, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। और उसके बाद हमसे कहा जाए कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। उसके बाद पूर्णांकों का समुच्चय मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, या रियल नंबर्स का सेट मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो समुच्चय कहते किसे हैं? सबसे पहले हम समुच्चय की परिभाषा को देखते हैं। तो इन्वर्टेड कामा में वस्तुओं के सुपरिभाषित समुच्चय को, वस्तुओं के सुपरिभाषित समुच्चय को, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय या सेट्स कहते हैं। सेट्स कहते हैं। तो कोई वस्तु होगी, उसके सुपरिभाषित समूह को, मतलब वह जो समूह है वह परिभाषित होना चाहिए, तो उसके समूह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के एग्जाम्पल में अभी हम देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि समुच्चय सिद्धांत की परिभाषा जो है समुच्चय, वो किन्हें कहते हैं? वस्तुओं का सुपरिभाषित जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वो क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। तो इसकी डिफिनीशन हम अंग्रेजी में नोट करेंगे। वेल डिफाइंड group of objects, well defined groups of objects are called sets, तो जो संख्याओं का या किसी भी वस्तु का, किसी एक विशेष प्रकार के व्यक्तियों का जो समुच्चय होता है, जो समूह होता है, वही समुच्चय कहलाता है। समुच्चय का यहाँ से बेसिक मतलब होता है कि सेट, और ये सब ग्रुप होता है। समुच्चय का सीधा सा मतलब समूह होता है, जिसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पहला एग्जाम्पल। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, द सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्याओं को हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि द सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इस प्रकार जो समुच्चय होते हैं वो आगे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का, जैसे हम कहें कि क्रिकेट खेल के जो सामान होते हैं उनका समुच्चय, मतलब जो क्रिकेट के खेल में जो प्रयोग किए जाते हैं जो सामान, उनका समुच्चय। उसके बाद
खिलाड़ियों का समुच्चय, सभी प्रकार की जो सुपरिभाषित समूह हों, जिन्हें हम वेल डिफाइंड ग्रुप कहते हैं, वे सभी समुच्चय कहलाते हैं। तो संख्याओं में हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, उसके बाद पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिनकी शुरुआत 1 से होती है, मीन्स गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, तो 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। उसके बाद इवन नंबर्स, सम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हों, 2 से विभाजित हों, मतलब जो 2 से कट जाती हों, जैसे 2 4 6 8, आगे इस प्रकार 10 12। तो देखते हैं हम, तो जैसे हमसे कहा जाए कि त्रिभुजों का समुच्चय, या हमसे कहा जाए चतुर्भुजों का समुच्चय, मतलब त्रिभुजों का समुच्चय द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। उसके बाद हमसे कहा जाए कि चतुर्भुजों का समुच्चय, तो द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद जैसे कहा जाए भारत की नदियों का समुच्चय, तो भारत में जितनी नदियां हैं उन सबका जो समूह होगा वो नदियों का समुच्चय होगा। उसके बाद हमसे कहा जाए अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, या ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित हों उनका समुच्चय, 5 के जिन्हें हम कह सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 5। तो इस प्रकार हमें बहुत से समुच्चय मिलते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो अन्य एग्जाम्पल्स में जैसे भारत की नदियों का समुच्चय, अंग्रेजी में इसे लिखेंगे द सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लिखेंगे कि त्रिभुजों का समुच्चय, जैसे हमसे त्रिभुज के समुच्चय की बात की जाए तो हमें वहाँ पर कन्फर्म होना चाहिए कि हमें त्रिभुज में किन की बात कर रहा है। तो जैसे त्रिभुजों के समुच्चय की बात की जाएगी तो वहाँ हम देखेंगे कि त्रिभुजों के प्रकार आएंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, साइड भुजा के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइड। उसके बाद एंगल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो वहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। वही त्रिभुजों का जो समुच्चय होता है उसमें त्रिभुज के सभी प्रकार आते हैं। तो त्रिभुजों का समुच्चय, तो द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। उसके बाद चतुर्भुजों का समुच्चय, द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। और भी तमाम प्रकार के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं। जैसे हमसे कहा जाए अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? अंग्रेजी में इन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। एक कैसी संख्याएं होती हैं या किन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या ऐसी संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, मतलब 2 गुणनखंड होते हैं, एक गुणनखंड वह खुद संख्या होती है और एक होता है। जैसे 2 लिख दिया जाए, 2 किससे डिविजिबल है? 1 और 2 से।
उसके बाद 3, 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। जैसे हम ले कि 4, कह दें कि 4 क्या अभाज्य संख्या है, तो हम देखेंगे कि 1 2 4 इसके 3 गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड? 3 गुणनखंड। लेकिन अभाज्य संख्याओं की परिभाषा है कि जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। तो केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक गुणनखंड वह संख्या खुद होती है और एक गुणनखंड एक होता है, एक सबका गुणनखंड होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो जैसे हम 5 लें, 5 1 से कटेगा, उसके बाद 5 से। 7 लें, 7 1 और 7 से। उसके बाद 11 11 1 और 11 से। तो इन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती हैं, 1 से और स्वयं से, तो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसमें हम समुच्चय के बारे में देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। उसके बाद इस प्रकार यहाँ हम लिख देंगे आदि, इट्सेट्रा। तो उतना हम लिखेंगे कि आगे बहुत एग्जाम्पल्स इस तरह के हो सकते हैं। तो समुच्चय, सबसे पहले समुच्चय में हमने आज क्या पढ़ा कि समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह। वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि ये समुच्चय हैं क्या। अब इसके बाद हम देखेंगे कि समुच्चय को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हमारी अगली हेडिंग होगी कि समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। कि समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, तो इन्हें हम देखेंगे। तो समुच्चय के अवयवों के बारे में अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो अवयव, एलिमेंट क्या होता है? किसी भी पूछा जाए कि किसी भी वस्तु का एलिमेंट क्या है, तो कोई भी वस्तु जिससे मिलकर बनी होती है, जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, वही चीज़ें उसका अवयव या एलिमेंट कहलाती हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि मान लें कि हम एक चीनी के शरबत का एग्जाम्पल लें। मान लें कि हम शरबत की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इस शरबत में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। एक तो पानी है, मतलब वाटर, जल। उसके बाद दूसरा चीनी है। मान लें उसमें हम नींबू मिला दें। मान लें कि हम शरबत जो हमने बनाया इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। तो हमसे पूछा जाए कि बताइए शरबत का एलिमेंट क्या है, शरबत का अवयव क्या है, तो हम देखेंगे कि शरबत किससे मिलकर बना है? पानी से, चीनी से और नींबू से। तो ये तीनों, पानी, चीनी, नींबू, ये तीनों किसके एलिमेंट हैं? शरबत के। उसी प्रकार समुच्चय में होता है कि कोई भी समुच्चय जिनसे मिलकर बना होता है वही उस समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे। जैसे और भी एग्जाम्पल समझने के लिए ले सकते हैं कि कुछ भी हम बनाएं, जिन सामानों का यूज करके हम कोई एक सामान तैयार करते हैं, तो उस सामान के अवयव कहलाते हैं जिनसे मिलकर वह सामान बना है। तो जिनसे मिलकर कोई वस्तु बनाई जाती है, तो उन्हीं वस्तुओं को हम समुच्चय के अवयव कहते हैं या उस वस्तु का अवयव कहते हैं। तो परिभाषा में लिखेंगे कि समुच्चय जिनसे मिलकर बना होता है, समुच्चय जिनसे मिलकर बना होता है, कामा
उस समुच्चय का उन्हें उस समुच्चय का अवयव मीन्स एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये हुआ समुच्चय के अवयव। तो अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि एलिमेंट क्या होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में, और हाँ एक मिनट पहले इसे हम देख लें कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों मीन्स कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। और जो अवयव होते हैं, जो जिनसे मिलकर समुच्चय बना होता है, उन्हें हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और जो समुच्चय होता है उसे हम कैपिटल लेटर में दिखाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लें कि एग्जाम्पल के रूप में जैसे लिखा है कि एक समुच्चय ए है और इसमें कुछ संख्याएं लिखी हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अभी हम देखेंगे कि ये यहाँ पर मझला कोष्टक करली ब्रैकेट को हमने क्यों यूज किया है, इसके बाद लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं कि a = 2, 4, 6, 8, 10। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कि 2 इस समुच्चय का अवयव है, तो हम देखेंगे कि इस समुच्चय A में कौन कौन मिलकर समुच्चय का निर्माण कर रहे हैं। एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 और एक संख्या 10 है। यही पांचों मिलकर सेट ए का निर्माण कर रहे हैं, सेट ए को बना रहे हैं। तो समुच्चय ए का अवयव कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6, 8, 10। ये सभी इसके एलिमेंट हैं, अवयव हैं। इन्हीं से मिलकर समुच्चय ए सेट ए बना है, इसलिए ये पांचों इस ए के एलिमेंट हैं। तो इसे हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे कैसे कि 2 एलिमेंट ए, इसे हम एलिमेंट पढ़ते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है अवयव, मतलब 2 किस में शामिल है? ए में शामिल है। जैसे हमसे पूछा जाए कि क्या 4 एलिमेंट है ए का, तो हम कहेंगे कि हाँ 4 भी एलिमेंट है। जैसे पूछा जाए 6 भी एलिमेंट है, हाँ तो 6 भी इसमें शामिल है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए क्या 3 इसका एलिमेंट है, तो नहीं। तो इसे हम इस प्रकार लिख कर, यह हमारा जो सिंबल है, इसे हम एलिमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद इसे काट देते हैं। काट कर हम लिखेंगे कि ए, इसे हम पढ़ेंगे कि 3 नॉट एलिमेंट ए या 3 नॉट एलिमेंट ए। हिंदी में इसे पढ़ेंगे 3 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। और यहाँ पर जैसे 2 ए का अवयव है, मतलब 2 ए में शामिल है। 4 ए का अवयव है, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, 6 इज एलिमेंट ऑफ ए, मतलब 6 ए का अवयव है। लेकिन 3 इसमें शामिल नहीं, देखें 3 कहीं नहीं लिखा है, तो 3 नॉट एलिमेंट ए, मतलब 3 जो है इसका अवयव नहीं है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नीचे नोट करते हैं।
नोट करके हम लिखते हैं कि यदि कोई अवयव किसी दिए गए समुच्चय यदि कोई अवयव किसी दिए गए समुच्चय में या समुच्चय का सदस्य होता है तो जैसे यदि कोई अवयव किसी दिए गए समुच्चय का अवयव होता है तो इसे दिखाने के लिए ग्रीक अक्षर यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, ग्रीक अक्षर या इसे यूनानी अक्षर भी कहा जाता है। तो हम लिखेंगे यूनानी अक्षर या ग्रीक अक्षर एप्सिलॉन या कुछ ई की तरह बना होता है इस प्रकार का, इसे हम एप्सिलॉन, इसका नाम है एप्सिलॉन, इसे हम एप्सिलॉन, इसे दिखाने के लिए यूनानी अक्षर एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। और यदि अवयव न हो तो इसे हम एप्सिलॉन लिखते हैं, उसके बाद काट देते हैं, तो उसे हम और इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो इसे एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि कोई अवयव है तो उसे हम एप्सिलॉन से, यह यूनानी भाषा का या ग्रीक भाषा का एक अक्षर है एप्सिलॉन, और उसके बाद एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। और यदि अवयव नहीं है, एलिमेंट नहीं है, मतलब उसमें शामिल नहीं है, तो हम एलिमेंट को लिखकर काट देते हैं, इसे पढ़ते हैं नॉट एलिमेंट या एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लें, या पहले इसे देखते हैं पढ़ते क्या है। जैसे लिखा है एक एग्जाम्पल के रूप में कि ए एलिमेंट ए, तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे कि ए समुच्चय ए का अवयव है, ए समुच्चय ए का अवयव है। इसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे कि ए एलिमेंट ऑफ सेट ए पहले ए आता है तो पहले हम ए को पढ़ेंगे, स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए जो है समुच्चय ए में शामिल है, तो उसका अवयव है। अगर हम लिखें, जैसे इसे हम पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे इसलिए हम लिख रहे हैं, या इसे हम डायरेक्ट ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए एलिमेंट ए, या अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसे हम पढ़ सकते हैं कि ए एलिमेंट, जो एप्सिलॉन बना है एप्सिलॉन को एलिमेंट पढ़ते हैं, ए एलिमेंट ए। अगर यही चीज़ कुछ इस प्रकार लिखी हो, मान लें कि बी और इसे काट दिया गया हो, तो हम इसे पढ़ेंगे कि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। अवयव मतलब एलिमेंट उसमें शामिल है। अंग्रेजी में इसी बात को हम लिखेंगे कि एक मिनट नहीं है, बी
इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। या इसे डायरेक्ट हम लिखेंगे कि बी नॉट एलिमेंट, पढ़ा इसी प्रकार इसे जाता है जिस प्रकार हम नीचे लिख रहे हैं कि बी नॉट एलिमेंट ए। इसमें से हम इसे कुछ भी पढ़ सकते हैं कि बी नॉट एलिमेंट ए, मतलब बी ए में शामिल नहीं है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम फिर से देखते हैं कि जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें और लिख दें कि यदि यक्स एक समुच्चय है जो इस प्रकार है कि x इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कहाँ तक, अनंत तक। और उसके बाद हमसे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन जैसे हमसे पूछा जाए कि क्या 2 x का अवयव है, तो हम लिखेंगे कि हाँ 2 एलिमेंट x, मतलब 2 किस में शामिल है, x का अवयव है। उसी प्रकार हम लिखेंगे कि 4 एलिमेंट x, यस, कि 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट x। उसके बाद और एग्जाम्पल्स के रूप में हम ले आगे हम पूछें कि क्या 10 एलिमेंट है x का, यस, कि 10 x का अवयव है, क्योंकि जैसे डॉट डॉट लिखा है आगे हम जाएंगे संख्याएं समाप्त नहीं होंगी, ये सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, तो आगे हमें 10 मिलेगा, 12 मिलेगा, 14 मिलेगा, इसी प्रकार 2-2 के अंतराल पे संख्याएं आती रहेंगी। तो यहाँ पर 10 भी एलिमेंट है x का, लेकिन बट अगर हमसे पूछा जाए कि क्या 3 इसका एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे कि 3 नॉट एलिमेंट x, 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट x। उसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल्स के रूप में जैसे हम लिखें कि क्या इसमें 1 है, तो 1 भी नहीं है, तो हम लिखेंगे कि 1 नॉट एलिमेंट x। तो जो उसमें शामिल है उसे हम एलिमेंट लिखेंगे, और जो शामिल नहीं है उसे हम एप्सिलॉन को लिखकर काट देंगे, और जब एप्सिलॉन को काट देते हैं तो उसे हम पढ़ते हैं नॉट एलिमेंट, मतलब अवयव नहीं है। तो हम देखकर पता कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट उस सेट का है कि नहीं। अगर उसमें वह लिखा है, शामिल है, तो हम लिखेंगे कि हाँ ये एलिमेंट है, और अगर शामिल नहीं है तो हम लिखेंगे कि एलिमेंट उसका नहीं है, मीन्स उसका अवयव वह नहीं है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ और बातें हम देखेंगे कि जो एक समुच्चय होता है, एक सेट होता है, उसके जो अवयव होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो कहाँ लिखे जाते हैं, किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि इन्हें हम मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं, उसके अंदर लिखते हैं। तो यही नियम होता है। नीचे हम नोट लिखेंगे, नोट, किसी भी समुच्चय मतलब सेट, किसी भी समुच्चय के अवयवों को, अवयव मीन्स एलिमेंट, अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। तो जब भी हम अवयवों को लिखेंगे, समुच्चय चाहे जैसा भी हो, किसी भी प्रकार का समुच्चय हो, उसके जो अवयव लिखे जाएंगे वो इसी के अंदर लिखे जाएंगे, मझले कोष्ठक के अंदर लिखे जाएंगे। आगे कुछ हम देखते हैं कि
जो समुच्चय होते हैं, कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं के समुच्चय, उन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, तो उनके समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स किससे रिलेटेड होंगे। पहले में हम लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन। आप देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, तो उसका पहला अक्षर जो एन होता है उसी एन से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को एन से प्रदर्शित करते हैं। इसी बात को हम अंग्रेजी में लिखेंगे कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई या इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन। तो इसे हम लिखेंगे एन इक्वल टू, और नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती, 1 से। 1 2 3 4 कामा, बीच में कामा लगा है, 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसे हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। यही हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं मीन्स इन्हें अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि इसके नाम का पहला अक्षर कैपिटल W है, तो W से प्रदर्शित करते हैं। और होल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो सभी को हम मझले कोष्टक के अंदर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। शुरुआत जहाँ से होगी वहाँ से करेंगे। उसके बाद जैसे एंटीजर्स, पूर्णांक, जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, तो पूर्णांक, एंटीजर्स, पूर्णांकों के समुच्चय को, तो I, जैसा कि I लिखा है, I या Z से भी प्रदर्शित करते हैं। I या ऑब्लिक जो लगा है इसका मतलब होता है या, I या Z से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो इस लाइन को हम लिखेंगे कि द सेट ऑफ एंटीजर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल I और Z। तो I इक्वल टू Z। और एंटीजर्स किस प्रकार होते हैं, बीच में 0 होता है, 0 के दाहिनी तरफ प्लस धनात्मक संख्याएं, कामा लगा है बीच में, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद लेफ्ट साइड में -1 -2 डॉट डॉट डॉट। तो यह किसका समुच्चय हुआ, पूर्णांकों का समुच्चय, द सेट ऑफ एंटीजर्स। तो द सेट ऑफ एंटीजर्स, इन्हें एक्स्ट्रा में याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम देखेंगे कि इसकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए, इसका अंग्रेजी नाम पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल एन है, जिसे हम एन से प्रदर्शित करेंगे। और नेचुरल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं कि इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। उसके बाद पूर्ण संख्याएं आती हैं, होल नंबर्स आती हैं। इनके सेट को हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। इसका अंग्रेजी नाम होल नंबर्स होता है। तो हम इन्हें प्रायः पहले जो नाम होता है, नाम का पहला अक्षर ही यूज किया जाता है। अधिकतर जगहों पर हम यही देखेंगे। पूर्णांक, एंटीजर्स, एंटीजर्स का पहला अक्षर I है, या इसे Z से भी दिखाते हैं। तो Z इक्वल टू
बीच में जीरो होता है, जीरो के राइट साइड में धनात्मक पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 डॉट 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 होते हैं। तो इस प्रकार इसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे समुच्चय को देखते हैं। तो 3 तक हुआ। नंबर 4, अब पूर्णांकों में इंटीजर्स में हम देखेंगे कि इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो हम धनात्मक को कैसे देखते हैं, शॉर्टकट में हम लिखते हैं धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय सेट ऑफ पॉजिटिव पूरा स्पेलिंग लिख सकते हैं, या प्लस लिख के भी ई लिख दें तो हम इसे समझ लेंगे कि ये क्या लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जैसा कि हमने देखा वहाँ आई से प्रदर्शित करते थे या जेड से, तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे आई या जेड, लेकिन उसके ऊपर हम प्लस लिख देंगे, क्योंकि हम किसको लिख रहे हैं, प्लस को लिख रहे हैं, धनात्मक को लिख रहे हैं, पॉजिटिव को लिख रहे हैं, या ऑब्लिक लगाकर जेड प्लस, दोनों में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो यह पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हुआ, मतलब धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई प्लस या जेड प्लस से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक, उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय होता है, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय सेट ऑफ निगेटिव, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, भी ई लिखेंगे, तो इसे हम निगेटिव पढ़ते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स जहां आई प्लस लिखा है वहां हम आई माइनस लगा देंगे, या हम इसे जेड माइनस भी लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें शुरुआत किस तरफ से होगी, शुरुआत इधर से होती, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। जैसे जैसे हम इधर आते हैं पूर्णांक छोटे होते चले जाते हैं। तो ये रहा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। अगर पूछे कि जीरो क्या है, तो जीरो न तो पॉजिटिव है न तो निगेटिव है, जीरो जीरो होता है। जीरो को न तो हम +0 लिखते हैं न तो -0 लिखते हैं, दोनों का मतलब ही जीरो होता है। उसके बाद हम आगे चलें तो आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं हमें मिलती हैं। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स आप जानते हैं कि जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। दोज नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो P/Q के इन्हें हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद नंबर 7वें पर आते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं
मीन्स रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर से रियल नंबर्स कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि परिमेय संख्याओं रेशनल नंबर की अंग्रेजी में पहला अक्षर कैपिटल आर होता है, लेकिन इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और वास्तविक संख्या रियल नंबर्स को हम आर से कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार आगे अगर धनात्मक होंगी तो उन्हें हम आर प्लस से लिखेंगे, परिमेय संख्याएं अगर धनात्मक होंगी तो क्यू प्लस से लिखेंगे, ऋणात्मक होंगी तो क्यू माइनस से लिखेंगे। उसी प्रकार जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं, अगर धनात्मक वास्तविक संख्याओं की पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात की जाए तो आर प्लस से, और निगेटिव की बात की जाए तो आर माइनस से, जिस प्रकार यह लिखा है। तो उसे हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो बस इतना नोट करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो हमने देखा कि समुच्चय के कुछ जो प्रतीक होते हैं कि किसी प्रकार की संख्या के समुच्चय को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हमने देखा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि समुच्चय को जो लिखने की विधियां हैं वो कितनी विधियां होती हैं। तो 2 विधि होती है, और इन विधियों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम इस पाठ में आगे बढ़ेंगे, और हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 1 के करीब हम पहुंच रहे हैं। थोड़ी बातें और लिखेंगे, 2 हेडिंग्स और हैं, उसके बाद हम सीधे एग्जाम्पल्स पर आएंगे। एग्जाम्पल्स के बाद सीधे एक्सरसाइज पे, और एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही हम पढ़ेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।